आज हम धातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु क्या होती है, किसे कहते हैं, धातु के कितने भेद होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्रिया के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना क्रिया को जाने हम धातु को नहीं जान सकते। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा क्या होती है, कैसे पहचानें कि वाक्य में क्रिया हो रही है। तो क्रिया जिसके माध्यम से किसी कार्य के होने या किए जाने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जिसके लिए एक हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मोर नाच रहा है। इसमें मोर के नाचने के माध्यम से हमें क्रिया के होने का पता चल रहा है। दूसरा वाक्य लेते हैं, जैसे कि मोहन आगरा जा रहा है। इस वाक्य में हमें मोहन के जाने के माध्यम से कार्य के होने का पता चल रहा है। तीसरे वाक्य में हम देखते हैं कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो इस वाक्य में हमें चिड़िया के उड़ने के माध्यम से कार्य के होने का पता चल रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जिस शब्द के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि वाक्य में कार्य किया जा रहा है या क्रिया हो रही है, उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। जिसमें हमने पहले वाक्य में देखा कि मोर नाचने के माध्यम से कार्य कर रहा है या मोर के नाचने के माध्यम से वाक्य में क्रिया हो रही है। दूसरे वाक्य में हमने देखा कि मोहन के जाने के माध्यम से क्रिया हो रही है, अर्थात मोहन जाने के माध्यम से कार्य कर रहा है वाक्य में। तीसरे वाक्य में हमने देखा कि चिड़िया के उड़ने के माध्यम से क्रिया हो रही है, अर्थात इस वाक्य में चिड़िया के उड़ने के माध्यम से कार्य हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब वाक्य में जिस शब्द के माध्यम से कार्य के होने या किए जाने का पता चलता है उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे धातु। धातु किसे कहते हैं, धातु की क्या परिभाषा होती है, धातु के भेद कितने होते हैं, इस सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। धातु क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है तथा धातु के साथ प्रत्यय लगा करके अन्य क्रिया शब्द बनाते हैं, अर्थात क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसका अर्थ है जैसे कि चलना में से अगर हम ना प्रत्यय हटा दें तो चल शब्द निकल जाएगा, जो कि क्या है, धातु। इसी प्रकार से धातु के साथ प्रत्यय लगा करके अन्य क्रिया शब्द बनाते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि चल धातु में अगर हम ता प्रत्यय लगा देते हैं तो शब्द बनता है चलता, जो कि एक क्रिया शब्द है। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है चला में हमने आ प्रत्यय लगाया है, अर्थात चल प्लस आ बराबर चला। इसी प्रकार से हमने एक और उदाहरण देखा, चलना शब्द में हमने ना प्रत्यय लगा करके चलना शब्द बनाया, जैसे चल प्लस ना बराबर चलना। इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मोहन ने चलना सीखा। तो इसमें क्या क्रिया हो रही है, चलना और एक सीखना, दो क्रियाएं हो रही हैं। तो चल धातु से हमने कौन सी क्रिया बनाई या कौन सा शब्द बनाया, चलना। इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण देखते हैं, चलो शब्द में हमने चल में ओ प्रत्यय लगा करके चलो शब्द बनाया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक शब्द से अनेक क्रिया शब्द हम बना सकते हैं। जैसे कि हमने चल से बनाया चलता, चलो, चलना, करना आदि शब्द बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम अन्य शब्द या अन्य क्रिया शब्द, धातु शब्द लेकर के भी हम अन्य क्रिया शब्द बना सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि क्रिया शब्द की क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है तथा धातु के साथ प्रत्यय लगा करके अन्य क्रिया शब्द बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिया शब्द के अंत में से प्रत्यय हटा करके मूल धातु का निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए हम अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे कि खाना शब्द में से हमने खाना शब्द के अंत में से ना प्रत्यय को हटा दिया है, तो धातु का मूल रूप निकल गया खा।
खा धातु निकल गई। इसी प्रकार से पीना, पीना शब्द में से हमने ना शब्द को, ना प्रत्यय को हटा दिया, तो धातु का मूल रूप क्या आ गया, पी, जो कि एक धातु है। इसी प्रकार से एक हमने अन्य शब्द देखा चलना, चलना भी एक क्रिया शब्द है, जो कि जिनमें से हमने ना प्रत्यय को हटा दिया, जिसमें से क्या निकला, चल, चल एक धातु है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण है करना, करना में से हमने ना प्रत्यय को हटा दिया और धातु का मूल रूप निकल गया कर। इस प्रकार से क्रिया शब्द के अंत में से प्रत्यय हटा करके मूल धातु का निर्माण किया जा सकता है और क्रिया शब्द के मूल रूप को धातु कहते हैं, अर्थात धातु के साथ प्रत्यय लगा करके अन्य क्रिया शब्द बना सकते हैं। निष्कर्ष ये कि धातु के साथ प्रत्यय लगा करके हम अन्य शब्द बना सकते हैं तथा क्रिया शब्द के अंत में से प्रत्यय हटा करके भी धातु का निर्माण कर सकते हैं। धातु के साथ प्रत्यय लगा करके हमने अन्य क्रिया शब्द बनाए, जैसे कि चल धातु ली थी मैंने और चल धातु में हमने ता प्रत्यय लगाया था तो चलता बन गया, तथा चल धातु में आ प्रत्यय लगाया तो चला बन गया। चल धातु में जब हमने ना प्रत्यय लगाया तो चलना बन गया, तथा जब हमने चल धातु में ओ प्रत्यय लगाया था तो चलो बन गया। इसी प्रकार से हमने जब क्रिया शब्द के अंत में से प्रत्यय हटा करके मूल धातु का निर्माण किया, तो इसके लिए हमने उदाहरण लिए थे कि खाना, खाना एक क्रिया शब्द है जिसके अंत में से हमने ना प्रत्यय को हटा दिया था तो खा धातु का निर्माण हुआ था। पीना शब्द में से जब हमने ना प्रत्यय को हटा दिया था तो पी धातु का निर्माण हुआ था, तथा चलना शब्द में से जब हमने ना प्रत्यय को हटा दिया था तो चल धातु का निर्माण हुआ था, तथा करना शब्द में से जब हमने ना प्रत्यय को हटा दिया तो कर धातु का निर्माण हुआ। इस प्रकार से क्रिया शब्द के अंत में प्रत्यय लगा करके या क्रिया शब्द के अंत में से प्रत्यय हटा करके हम मूल धातु का निर्माण कर सकते हैं या मूल धातु का निर्माण किया जा सकता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम धातु के भेद। कितने होते हैं धातु के भेद? धातु के भेद होते हैं 5। सबसे पहले आती है सामान्य धातु, उसके बाद आती है व्युत्पन्न धातु, फिर आता है नाम धातु, फिर आता है सम्मिश्र धातु और अंत में आती है अनुकरणात्मक धातु। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य धातु। किसे कहते हैं सामान्य धातु? धातु के मूल रूप में ना प्रत्यय लगाने पर जो रूप बनता है उसे हम सामान्य धातु कहते हैं। इसके लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि पढ़ना। पढ़ना में हमने पढ़ना शब्द कैसे बना? पढ़ धातु में जब हमने ना प्रत्यय लगा दिया तो रो शब्द बन गया पढ़ना। इसी प्रकार से जब हमने जा धातु में ना प्रत्यय लगाया तो क्रिया शब्द बना जाना। जाना एक सामान्य धातु है। इसी प्रकार से लिख, लिख धातु में जब हमने ना प्रत्यय लगाया तो किस सामान्य धातु का निर्माण हुआ? लिखना। इसी प्रकार से जब हमने सो, सो धातु में जब हमने ना प्रत्यय को लगाया तो सोना धातु का निर्माण हुआ। इस प्रकार से हम धातु के मूल रूप में ना प्रत्यय लगाने पर जो रूप बनता है या धातु के मूल रूप में ना प्रत्यय लगा करके जो रूप बनता है उसे हम सामान्य धातु कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न धातु जो धातु शब्द के मध्य में अर्थ या क्रिया के मध्य में वा जोड़ करके बनाई जाती है उसे हम व्युत्पन्न धातु कहते हैं। जैसे कि इसके लिए कुछ उदाहरण लेते हैं हम। पढ़ना, पढ़ना शब्द के मध्य में जब हमने वा शब्द को लगाया या वा को जोड़ा तो पढ़वाना धातु का निर्माण हुआ, जो कि एक व्युत्पन्न धातु है। इसी प्रकार से हमने लड़ना शब्द के मध्य में जब वा को जोड़ा तो लड़वाना धातु का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण लेते हैं हम। जागना, जागना शब्द के अंत में जब हमने वा जोड़ा तो क्या बन गया? जगवाना। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है चलना। चलना शब्द के मध्य में जब हमने वा को जोड़ा तो चलवाना शब्द का निर्माण हुआ, जो कि एक व्युत्पन्न धातु बन गई। ठीक है। इस प्रकार से जो धातु शब्द के मध्य में वा जोड़कर बनाई जाती है या क्रिया शब्द के मध्य में वा जोड़कर बनाई गई धातु व्युत्पन्न धातु कहलाती है।
तीसरा प्रकार है धातु का नाम धातु। नाम धातु किसे कहते हैं? जो धातु संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में आना व इयाना प्रत्यय लगा करके बनाई जाती है उसे हम नाम धातु कहते हैं। इसके लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले बल लेते हैं हम इयाना। इयाना प्रत्यय से हम धातु का निर्माण कैसे कर सकते हैं? बात। बात एक धातु शब्द है जिसके अंत में हमने इयाना प्रत्यय को जोड़ दिया है या प्रत्यय को लगा दिया है, जिससे एक नए शब्द का निर्माण हुआ बतियाना। बतियाना एक नाम धातु है। और बात क्या है? एक संज्ञा शब्द है जिसके अंत में हमने इयाना प्रत्यय को जोड़ा और बतियाना शब्द का निर्माण हुआ। बतियाना क्या बन गई? एक नाम धातु। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण है हाथ। हाथ भी एक संज्ञा शब्द है जिसके अंत में हमने इयाना प्रत्यय को लगा करके हथियाना शब्द का निर्माण किया या हथियाना धातु का निर्माण किया। इसी प्रकार से जागना। जागना शब्द के अंत में हमने आना प्रत्यय लगा करके जगवाना धातु का निर्माण किया, जो कि एक नाम धातु बन गई। तीसरा उदाहरण हम लेते हैं, इस आना प्रत्यय का एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, पढ़ना। पढ़ना शब्द के अंत में जब हमने आना प्रत्यय को लगाया तो पढ़वाना शब्द का निर्माण हुआ। इस प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में या विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण धातु के अंत में आना याना प्रत्यय लगा करके जो धातु बनाई जाती है उसे हम नाम धातु कहते हैं। अब चौथा उदाहरण है, ये फोर्थ नंबर पे आती है सम्मिश्र धातु। सम्मिश्र धातु हम किसे कहते हैं? जो धातु संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में करना, होना, डालना, जाना, देना जैसे क्रियापद लगा करके बनाई जाती है उसे हम सम्मिश्र धातु कहते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें सबसे पहले एक बात ध्यान करनी पड़ेगी कि जो हमने पहले धातु पढ़ी थी नाम धातु, नाम धातु भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द के अंत में प्रत्यय लगा करके बनाई थी। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है कि इस नाम धातु में हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द के अंत में आना और इयाना प्रत्यय बना करके लगा करके बनाई जाती है, वो होती है नाम धातु। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जब हम करना, होना, डालना, जाना, देना जैसे क्रियापद लगा करके जो धातु बनाते हैं उसे हम सम्मिश्र धातु कहते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि काम। काम एक अव्यय शब्द है जिसके अंत में हमने होना शब्द को जोड़ दिया या होना क्रियापद को जोड़ दिया है, जिससे एक नई धातु का निर्माण हुआ काम होना। काम होना अब कौन सी धातु बन गई है? सम्मिश्र धातु। इसी प्रकार से हम लेते हैं सुंदर। सुंदर एक विशेषण शब्द है जिसके अंत में हमने लगना क्रियापद को जोड़ दिया है और एक नए शब्द का निर्माण हुआ या एक नई धातु का निर्माण हुआ जो कि है सम्मिश्र धातु। ठीक है। इसी प्रकार से हम एक अन्य उदाहरण लेते हैं बाहर। बाहर भी एक क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है जिसके अंत में हमने जा क्रियापद को जोड़ दिया है तथा एक नई धातु का निर्माण हुआ बाहर जा। इस प्रकार से जो धातुएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में करना, होना, डालना, जाना, देना जैसे क्रियापद लगा करके बनाई जाती हैं उसे हम सम्मिश्र धातु